एक है शक्ति और एक है सत्ता। बहुत से लोग शक्ति और सत्ता का अंतर नहीं जानते और आज सत्ता का माध्यम शक्ति बना लिया गया है। अगर वंदे मातरम वहां से आता है, राम का संदेश भी तो देशभक्त संदेश है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं रवि पराशर और आप देख रहे हैं टॉस का ये ख़ास एडिशन। इस एडिशन में हम बात करेंगे भारतीय फौज में 30 वर्ष तक सेवा देने वाले विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और जाने माने चिंतक ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी से। आधुनिक भारतीय इतिहास विषय पर पीएचडी करने वाले ब्रिगेडियर शर्मा की दिलचस्पी जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक विषयों में है। उनके परिचय में आज़ाद हिंद फौज का जिक्र न करना सही नहीं होगा, बल्कि ख़ास तौर पर उसका जिक्र करना चाहिए। हम इस इंटरव्यू में आगे आपको ये सुनवाएंगे भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, जिसे कई देशों ने उस समय मान्यता भी दी थी। नेताजी उस समय उसके आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। उस आज़ाद हिंद फौज की हीरक जयंती का जो सम्मेलन हुआ था कुआलालंपुर में, उसमें ब्रिगेडियर शर्मा की अगुवाई में ही भारतीय दल गया था और ब्रिगेडियर शर्मा के नेतृत्व में ही आज़ाद हिंद फौज का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 2002 में किया गया था। आइए अब हम उनसे बातचीत करते हैं। तो ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी, टॉस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज़ाद हिंद फौज यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज, यानी बंगाल के एक बेटे की फौज, जिस बंगाल ने देश को अनेक शूरवीर दिए, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना के प्रमुख स्रोतों में से एक बंगाल में आज नकारात्मकता और नफरत की सियासत शुरू हो गई है। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, तो हम जानते हैं कि बंगाल के चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों या किसी और धर्म को मानने वाले लोग हों, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लंबी लड़ाई छेड़ी, जिसके फलस्वरूप 1911 में बंग का फैसला अंग्रेज़ों को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब वहाँ नफ़रत की जो राजनीति शुरू हो गई है, उसकी क्या वजह आपको लगती है? पहली बात तो रवि जी ये है कि वास्तव में बंगाल सर्वदा से ही भारत में अपने आप का एक अनोखा भाग रहा है और ये सही कहना सही है लोगों का कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचने लगता है। उस प्रदेश से या उस स्थान से भारत के सब प्रकार के सभी क्षेत्रों के अग्रगण्य आए हैं, चाहे वो कला का हो, कल्चर का हो, युद्ध का हो, मातृ सेवा का हो और राष्ट्रीयता का हो। वो भारत के जनमानस को हमेशा से ही बहुत उद्बोधित करता आया है जी। और आपने जो रेफरेंस दिया वो जो पहले बंग भंग हुआ लॉर्ड कर्जन के दिनों में, और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई और किस तरह से भारत के सभी लोग किसी प्रकार का धर्म विशेष या जाति विशेष का अंतर न रखते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, और वो एक प्रकार से अंग्रेजी शासन की जब वो अपने चरम सीमा पे था, एक हार थी कि उन्होंने बंग भंग को वापस लिया और दोबारा से यूनाइट हुआ। इसके दो परिणाम निकले। पहला परिणाम तो ये निकला कि अंग्रेज़ हुक्मरानों ने ये इससे सबक सीखा कि जब तक ये दोनों धर्म के अनुयायी एक रहेंगे, उस वक़्त तक उनका शासन यहाँ स्थिर नहीं हो सकता। भारत में उस और बंगाल में उस समय जो समुदाय बहुत एक्टिव नहीं था, लेकिन संख्यात्मक रूप से जिसका योगदान बड़ा प्रबल रहा था, तो उसको ऐसा लगने लगा कि अगर हम कल एक्टिव हो जाएं तो हम संख्यात्मक रूप का भी फायदा उठा सकते हैं।
और जो स्वतंत्रता का इतिहास रहा उसके पश्चात, उसमें ये परिलक्षित हुआ कि अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी रही कि इन दोनों को मिलने नहीं देना है। जी जी। और उसका एक तरीका ये था कि आप जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें मेजॉरिटीज़ के खिलाफ। जी ये इसका एक परिणाम निकला। उस वक़्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक छाता रूपी पार्टी थी, जिसके नीचे सभी जाति प्रांतों के लोग इस संघर्ष में आकर जुड़े थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हो, जी जी। उसमें दरार डालने के लिए ब्रिटिश शासन ने बंगाल में एक नई शाखा उन्होंने खोली और उसमें जो इस्लामिक लोग थे उनको प्राथमिकता देकर और उनको वरीयता देकर उनको एक इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया, समर्थन दिया कि वो अलग से अपना देश फिर मांगना शुरू करें। जो बंटवारा अंग्रेज़ों ने किया था वो भारतीयों ने वापस ले लिया था, लेकिन अभी बंटवारा भारतीय चाहते थे, ये एक अंतर आया। और भारत की स्वतंत्रता का इतिहास जो है उसमें नरम दल और गरम दल दो की बात हमेशा सुनी है। जी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले बंगाल ने गरम दल की जो शाखा भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लोग थे उनमें भी अगर आगे बढ़ चढ़ कर साथ दिया। या पंजाब ने, जी जो पुराना पंजाब था जिसमें आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूरा पाकिस्तान लगभग समाया हुआ है, या उन्होंने या बंगाल ने, या इधर अमर शहीद हुए या उधर अमर शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए बहुत किया। तो वो गरम दल का अर्थ ये था कि भाई हमने यदि आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो वो मांगने से नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी। वो केवल इंडिया डिमांडेड इंडिपेंडेंस इंडिया, पिटिशन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया, ये इससे नहीं होगा। हमें ये लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, बलिदान के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और जिसे आजकल वायलेंस कहते हैं। क्योंकि विशेषकर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में आने के पश्चात नॉन वायलेंस एक मुख्य सिद्धांत, एक सिद्धांत रूपी बात बन गई थी। और जो वो आधा सिद्धांत था, ये बात ठीक है कि हम जो अहिंसा परमो धर्म हमारी आस्था रही है, लेकिन उसका अगला भाग जो ये है कि धर्म के लिए अगर अहिंसा करनी पड़े तो वो अहिंसा नहीं है, इसको छोड़ दिया। और उस वक़्त का धर्म जो युग धर्म, उस समय का युग धर्म था, वो था भारत की स्वतंत्रता। इसलिए गरम दल का ये मानना था कि अगर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन राष्ट्र धर्म निभाने के लिए अगर हमें अहिंसा ही करनी पड़े और मजबूती से काम करना पड़े तो करना पड़ेगा। इसमें भी बंगाल का बहुत बड़ा हाथ था। अब नेताजी तो उसी की उपज हैं। हालांकि वो मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहने वाले पहले लोगों में से हैं। बिल्कुल। और जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा, वहाँ से भी रेडियो संदेश में अपने संदेश राष्ट्रपिता तक कहा। हाँ, रेडियो राष्ट्रपिता तक कहा। इसलिए वो उनकी आस्था उनकी लीडरशिप में तो थी, लेकिन वो उनके और उन दोनों के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के
रास्ते दो थे, और उस रास्ते को महात्मा गांधी ने मानने से इनकार किया, और इसलिए वहाँ पर बंगाल में फिर से दो प्रकार के धड़े बने, एक गरम दल का और एक तरफ दल का। और नेताजी जिस प्रकार से गए बाहर, और उन्होंने जर्मनी में क्या किया, और क्योंकि उनका मानना ये था कि विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद हमारा शत्रु कमज़ोर है, और इस समय इस बात का लाभ उठा के हमें उन लोगों का सहारा लेना चाहिए जो हमें भारत को स्वतंत्र कराने में समर्थ हैं, या उसकी प्रेरणा देते हैं, या उसके लिए विश्वास दिलाते हैं। और जो ये जर्मनी, रूस और जापान, उस समय रूस, जापान, जर्मनी, और इनके ये जो युद्ध की एक पार्टी थी, उनसे ये आश्वासन प्राप्त करने के लिए ही नेताजी बाहर गए थे जी। और उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस तरह से भारत आज़ाद हो, ना कि भारत डोमिनियन बना रहे, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन एक बड़ी विकट समस्या तब हुई जब स्वतंत्रता संग्राम के दो भाड़ हो गए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान पाने का रेजोल्यूशन पास किया, और उसको मदद मिली वेस्ट बंगाल में सोहरावर्दी और उनकी पार्टी से। सो वास्तव में अगर देखा जाए तो 42 में नेताजी दो मॉडल थे कि किस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। एक सामाजिक न्याय का मार्ग था जो नेताजी ने करके दिखाया। आप हैरान होंगे इस बात में कि हर स्थान पर उन्होंने पूरे देश के ये तीनों वर्ग इकट्ठे रखे, चाहे वो जर्मनी में युद्ध हुआ हो। अब ये एक बड़े अचंभे की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जर्मनी से वो पनडुब्बी के रास्ते पूरे हिंद महासागर और हिंद महासागर दोनों के गर्भ से होते हुए जब वो साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचे, तो उनको अपने साथ लाने के लिए एक ही आदमी की आवश्यकता है, एक ही आदमी की इजाज़त थी कि पनडुब्बी से साथ जाए। आप हैरान होंगे कि उन्होंने एक मुस्लिम को छाटा, और जब वो यहाँ पर युद्ध भी लड़ा तो उस वक़्त उन्होंने जो सेनानी छांटे हर जगह, हम बच्चे होते थे उन दिनों, और जब ये युद्ध समाप्त हुआ और नेताजी के नारे लगाते थे हम, बात है ये 45-46 की, तो उस वक़्त इस प्रकार का उनका न्याय था कि हम वो क्या गली गली से आई आवाज़, और फिर किस किस का नाम लेते थे हम, 3 नाम लेते थे, ढिल्लन, गली गली से आई आवाज़, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, ये 3 उनके प्रमुख कमांडर थे। और इन तीनों पर इसके बाद मुकदमा भी चला है इन तीनों। तो उनके सामाजिक न्याय का परिणाम ये रहा था कि 43 से लेकर 45 तक, 43 में आज़ाद हिंद फौज का शुभारंभ हुआ, और 15 अगस्त को जापान के हार जाने के बाद फिर थोड़े से दिन युद्ध रहने के बाद जो आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। 3 वर्ष में इतना कुछ, बिल्कुल, और 3 वर्ष में इस तरह से उनको साथ रखना, बिल्कुल। तो ये इसको मैं मानता आया हूँ कि ये सुभाष मॉडल था कि किस प्रकार हम सामाजिक न्याय के आधार पर पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा रख सकते हैं। ब्रिगेडियर शर्मा, आपने जैसा कहा कि पश्चिम बंगाल न केवल राष्ट्रभक्तों को दिया पश्चिम बंगाल ने, बल्कि आध्यात्मिक सूर्य भी वहाँ से उगे, सांस्कृतिक
जो एक धारा थी पश्चिम बंगाल से बही, लेकिन आज़ादी के बाद से फिर क्या हुआ ऐसा? क्या नक्सलवाड़ी जैसे मूवमेंट, क्या गरीबी की वजह से इस तरह की एक परिस्थिति वहाँ बन गई कि अब वहाँ सिवाय नकारात्मक सकारात्मक सियासत हो ही नहीं रही है? हाँ, ऐसा है बिल्कुल। और इसका मैं आपको कारण देने वाला हूँ, शायद वो बहुत सर्वमान्य कारण ना हो, लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार दो प्रकार के लोगों की सोच का सम्मिश्रण बना। एक तो था जिहादी इस्लाम और दूसरा था कम्युनिज्म। और जितने जिहादी इस्लाम के लोग कम्युनिज्म में आ गए, इन दोनों का जो मिलाव पैदा हुआ वो एक बहुत विस्फोटक घातक साबित हुआ। एक घातक पेय था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ब्रू। और ऐसा न केवल बंगाल में हुआ, केरल में भी यही हुआ, जहाँ कम्युनिस्ट और जिहादी इस्लाम दोनों इकट्ठे हुए। तमिलनाडु का एक भाग है मल्लापुरम, वहाँ पर भी इन दोनों का प्रभाव हुआ। इसलिए जो घातक पेय है, दिस फेटल ब्रू, वो है एक धार्मिक धारा को एक नॉन धार्मिक इडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा जाए। और उसके कारण से दो जो चीज़ें, देखिए, जो वास्तविक हमारा आधार है वो तो धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं पूजा पाठ है, लेकिन आपने जो बात चलाई स्पिरिचुअलिटी की और लीडर पैदा करने वाली और सोचने वाले, विवेकानंद पैदा करने वाले, ऋषि पैदा करने वाले, उन सब का आधार तो था ही धर्म। और उस धर्म के रहते हुए हम दो नहीं हुए। तो वहाँ पर जो आधार में चेंज आया वो ये कि किस प्रकार से बंगाल के लोगों को उनकी आस्थाओं और उनके जीवन मूल्यों को चेंज किया, बदला जाए। ये काम किया कम्युनिज्म ने। ये काम किया कि उनको उससे काटा जाए और अलग किया जाए, और उनको जातिगत रूप में कैसे उभारा जाए, ये काम किया जिहादी इस्लाम। और उसके कारण से आज ऐसी परिस्थितियां हैं वहाँ कि वही बंगाल जो जिसने बहुत कुछ दिया है राष्ट्र को, क्या नहीं दिया है, और किस क्षेत्र में नहीं दिया है। हम तो महाभारत युग से अंग और बंग दो भाग सुनते आए हैं। उस सब दिए हुए को नकारात्मक रूप देने में कम्युनिज्म और जिहादी इस्लाम का हाथ है। तो ब्रिगेडियर शर्मा, पश्चिम बंगाल में जैसा हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस, कई छोटी पार्टियां बहुत जोर लगा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंके हुए है। इस समय हमें ये भी पता है कि वंदे मातरम और जनगण मन भी पश्चिम बंगाल की ही आवाज़ है जो पूरे देश ने राष्ट्रीयता के संदर्भ में अपनाई। बांग्लादेश के राष्ट्रीयता की भी वहीं से है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका नेशनल एंथम भी वहीं से निकला है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ पर जय श्री राम का जो नारा बुलंद किया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सही है? और क्या जय श्री राम वंदे मातरम के विकल्प हो सकते हैं क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आप ये राजनीति की बात कर रहे हैं, और एक सिपाही होने के नाते मैं थोड़ा राजनीति से दूर रहता हूँ जी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ना दूँ।
जी जी। मेरे पास इसका उत्तर है। एक साधारण नागरिक के तौर पर और एक सचेत साधारण नागरिक के तौर पर इन जिन व्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया, इन्हें मैंने देखा है, समझा है और जिया है। क्योंकि 1971 की लड़ाई में मैं वहीं था, सरेंडर मेरे सामने हुआ है। अरे वाह। मैंने सरेंडर होते देखा है और उसके बाद की परिस्थितियां भी देखी हैं और उस वक्त की परिस्थितियां भी देखी हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि आज ये जो कुछ माहौल है ये क्यों है? देखिए रवि जी, दो चीज़ें हैं, इनको आप समझना पड़ेगा। जी जी। एक है शक्ति और एक है सत्ता। बहुत से लोग शक्ति और सत्ता का अंतर नहीं जानते और आज सत्ता का माध्यम शक्ति बना लिया गया है। जी। इसलिए जो हमने कम्युनिस्टों को देखा, हमने देखा उनका कितना आतंक था। हमने ये देखा कि उन्होंने अपना जो बल और शक्ति, उसके माध्यम से जिस प्रकार की सत्ता प्राप्त की और जितने 3 दशकों तक उनकी सत्ता उससे जमी रही। हालांकि कम्युनिस्ट विचारधारा बंगाल के मुख्य दर्शन से बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन थोड़े आस्थावान है सारे। हाँ, वो आस्थावान लोग हैं और कम्युनिज्म तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था रखती ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए ऐसे स्थान पर जहाँ पर ईश्वरीय शक्ति का सत्ता से ताल्लुक ना रखे और उसके बिना सत्ता प्राप्त कर लेना, ये कम्युनिस्टों ने एक बात दर्शाई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये दर्शाई कि जो ज़्यादा जमावड़ा इकट्ठा कर सकता है, जो वायलेंस कर सकता है, जो तोड़ फोड़ कर सकता है, वही सत्ता का मालिक होगा। और जो विरोध करे उसको मार डालिए। जो विरोध करे उसको मार डालो। मुझे ये रामायण की बात याद आती है। आप ये देखिए, कहाँ लंका जी और कहाँ खरदूषण। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी दूरी और कितने लोग वो खरदूषण, किस प्रकार के हथियार, लेकिन वो वायलेंस थी, इसलिए सब ऋषियों के हड्डियों के ढेर लगे। तो इसी प्रकार से थोड़े संख्यात्मक रूप से थोड़े होते हुए भी कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार का वायलेंट एक राजनीतिक जीवन जिया, उससे एक संदेश उन्होंने ये भेजा कि वायलेंस इज द आंसर टू रीच द सीट ऑफ पावर। बदलाव आया, जिसे परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि कुर्सियों पर कौन बैठे ये तो बदला, लेकिन कुर्सियों पर पहुंचा कैसे जाए, पद्धति नहीं बदली। पर कुर्सियों तक पहुंचा कौन? कुर्सियां वही रही, वहां पहुंचने का रास्ता वही रहा, सिर्फ वहां बैठने वाले लोग बदल गए। और इसलिए उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता वही मार्ग अपना लिया जो कम्युनिस्टों ने अपनाया था। और आज की जो देखिए, ऐसा है, अगर वंदे मातरम वहाँ से आता है, राम का संदेश भी तो देशभक्त संदेश है। बिल्कुल। अगर एकता में एकता का अरे वो वही तो है। उन्होंने किस तरह से अपने 14 वर्ष पूरे भारतवर्ष को एकता में बांधा। बिल्कुल। और इस प्रकार वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो राम रह जाते।
राजा राम रह अब राजा राम ज़्यादा से तो वो बुलाए जाते, जैसे आज दशरथ को कौन याद रहे। हालांकि आज इक्ष्वाकु को कोई याद, सही बात है। दलीप को कोई याद नहीं करता, तो राम को थोड़े से दिन के, राम को तो जल्दी भूल जाते, क्योंकि उनकी तो उसके बाद आगे चली नहीं, संतति कुछ नहीं चली। लेकिन वो राम से श्री राम हो गए, भगवान राम हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जुड़ाव पैदा किया, और वो उस नाते श्री राम या भगवान राम मात्र अयोध्या के लिए नहीं, या भारत के किसी भाग विशेष के लिए नहीं, वो आज के भारत के लिए और उस समय के भारत के लिए, और भारत एक जो कल्चरल डायमेंशन है भारत की, जो हमारी, उसके लिए एक प्रतीक बन गए। बिल्कुल। इसलिए वंदे मातरम जहाँ एक बहुत प्रभावशाली और बहुत राष्ट्रीयता से ओतप्रोत एक नारा है, वहाँ यदि राम जैसे आदर्श के नाते जय श्री राम को लगाकर उसको वंदे मातरम के विरुद्ध नहीं देखना चाहिए। जी। मैं वंदे मातरम को जय श्री राम का और जय श्री राम को वंदे मातरम का दो अलग बिल्कुल चीज़ है, और उनको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री मानता हूँ। संपूर्णता इसी में है कि हम भारत माता के तभी हो सकते हैं जब राम द्वारा दिए गए आदर्शों का अनुभव कर सके। इसलिए इन दोनों में टकराव की बात लाना फिर वही एक अपूर्ण शक्ति का सत्ता की ओर जाने वाली बात है।